I am Shishir Gimawat. I have been fortunate enough to secure rank 35 this year. I had history as my optional and this was my second attempt. Originally I hail from Ajmer, Rajasthan, and I pursued my engineering from IIT BHU. I graduated in 2014 and after that I worked as a business analyst for a year, and after quitting I prepared wholesomely for UPSC preparations. जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशंस के लिए सोच रहा था तो मेरे मन में काफ़ी सारे स्केप्टिक थॉट्स, काफ़ी एप्रीहेंसिव थॉट्स थे. आई एम श्योर कि सभी के मन में होते हैं, कुछ जो आप लोग देख रहे हैं उनके मन में भी होंगे. शायद नेचर डिफरेंट होगा उन एप्रीहेंशंस का, लेकिन डिफरेंट होगा, हो सकता है सेम हो, लेकिन थोड़े बहुत सबके रहते हैं. मेरा ये था कि फर्स्टली मेरी हैंड राइटिंग बहुत पुअर है, मतलब सिंस स्कूल डेज मेरी काफ़ी पुअर रही है. तो मुझे ये डर था कि इन एन एग्जामिनेशन वेयर हैंड राइटिंग, वेयर योर आंसर राइटिंग प्लेज सच एन इंपॉर्टेंट रोल, वेयर योर आर्टिकुलेशन प्लेज सच एन इंपॉर्टेंट रोल, तो वुड आई बी एबल टू मैच अप विद अदर पीपल और वुड आई लूज आउट. दूसरा मेरा ये था कि सिंस आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जहाँ पर आर्टिकुलेशन उतना नहीं हमारी स्ट्रेंथ होती है, हम टू द पॉइंट आंसर्स लिखने की हमारी स्ट्रेंथ होती है, तो क्या मैं जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनसे मैचअप कर पाऊंगा? क्या मैं उतना अच्छा आर्टिकुलेट कर पाऊंगा? क्या मैं अच्छा ऐसे या फिर अच्छे एथिक्स के आंसर्स लिख पाऊंगा? तीसरा ये थोड़ा स्पेसिफिक ही है. मेरे को जब मैंने जॉब क्विट करी तब आई हैड एन ऑफर फ्रॉम IIM लखनऊ ऑल्सो, उनके जनरल MBA के अंदर. तो मेरे को कंसिडर करना था कि शुड आई टेक द रिस्क. और मैं थोड़ा डेटा ड्रिवन भी हूँ. मैं देखता हूँ कि 4 लाख 5 लाख लोगों ने ये फॉर्म्स भरते हैं, जिसमें से हार्डली probably even less than 1000 succeed. This time only 990 succeeded. So is it worth the risk? But having taken the risk and now standing over here, I'm glad that I took the step. GS Core से association मेरा during the course of preparation कुछ काफ़ी चीज़ों में रहा ही है. सभी कैंडिडेट्स का रहता ही है, चाहे वो नोट्स हो. मेरा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी था. तो आज जब मुझे इनके प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला तो आई विलिंगली अग्रीड. बिफोर स्टार्टिंग व्हाट माय स्ट्रैटेजी इज, मैं एक और चीज़ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे से पहले बहुत सारे लोग देके अपनी स्ट्रैटेजीज बता करके जा चुके हैं. ये पॉइंट इज एविडेंट कि जो लोग भी सिलेक्ट हुए, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज भले डिफरेंट होंगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन उनमें कॉमन पॉइंट्स होंगे जो कन्वर्ज करेंगे. तो आज जो मैं कुछ बोलूंगा उसमें आपको रिडंडेंट स्टफ लगेगा कि जो आप पहले सुन चुके हैं या फिर आपको पहले कोई बता चुका है. तो माई एडवाइस एंड माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज कि ट्रीट मी एज वन ऑफ योर ओन. आई एम जस्ट वन अमंग द स्टूडेंट्स हु सक्सीडेड. आई एम नॉट अ टीचर. मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट. आई विल जस्ट शेयर व्हाट आई डिड. मेरे लिए कुछ चीज़ें वर्क करी, मैं उनको एम्फेसाइज करूंगा. आपको वर्दी लगती हैं तो यू कैन पिक ऑन देम एंड ट्रीट देम, मतलब एंड इम्बाइब देम एंड यूज देम इन योर स्ट्रैटेजी. तो आई स्टार्ट विथ ऐसे. ऐसे मुझे लगता है कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रिपरेशन का. मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि आप लिमिटेड एफर्ट से भी अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं. वेरिएशंस काफ़ी होता है मार्क्स के अंदर. इस बार टॉपर के 175 मार्क्स हैं. तो मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स देखे जो बहुत डिजर्विंग है, जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करें, इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करें, ऑप्शनल में अच्छा करें, पर ऐसे के अंदर अगर कुछ चीज़ थोड़ा कभी कभार कमी रह जाए तो रैंक बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है. तो माय पर्सनल सजेशन और मेरी प्रिपरेशन जो ऐसे के लिए रही है, मतलब मेरे 147 मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, डिसेंट मार्क्स है. ठीक है, एक डिसेंट मार्क्स है, एक सेफ रेंज प्लस मार्क्स है. तो मेरे को लगता है कि वो स्ट्रैटेजी मेरे 2016 अटेम्प्ट के अंदर भी वर्क करी थी. तब भी मेरे 140-ish मार्क्स थे, इस बार 147 है. तो मैं क्या करता हूँ उसमें कि फर्स्टली मैं बता देता हूँ कि मैं प्रिपेयर कैसे करता हूँ. कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं है. अगर कुछ पढ़ना है तो योजना का हम कवर पेज की बैक साइड का आर्टिकल पढ़ लें, और योजना के जो भी आर्टिकल्स हैं पूरे भले हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं होगा, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पढ़ लें. वो इसीलिए कि हमारे एक एप्टीट्यूड अक्यूमेंट डेवलप हो जाए कि यार इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना है, कंक्लूजन ऐसे लिखना है, बस खुद के एप्टीट्यूड डेवलपमेंट के लिए. हमारे को याद नहीं करना है भले वो. दूसरा ये कि यूपीएससी बहुत ही कॉमन थीम्स पे पूछती है, चाहे विमेन हो जाए, चाहे एजुकेशन हो जाए, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाए, चाहे नेचुरल डिजास्टर्स हो जाए, कुछ मोरालिटी पर. पिछले ईयर्स की यूपीएससी पेपर्स देखिए,
उसके अंदर से कॉमन थीम्स निकाल लीजिए और कंटेंट प्रिपेयर कर लीजिए। एटलीस्ट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मोटा मोटा प्रिपेयर कर लीजिए। ये नहीं कहूँगा कि हार्ड एंड फास्ट वो यूज़ करना एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में टॉपिक डिफरेंट आएगा एंड वी शुड नॉट लूज कंटेक्स्ट, तो उसको हम वहाँ पर मनूवर कर देंगे, लेकिन एक ब्रॉड थीम हमारी फिर भी प्रिपेयर हो जाए। थर्डली ये मेरे को लगता है कि मैंने इस चीज़ पे काफ़ी वर्क किया। इंट्रोडक्शन आई फील इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एन ऐसे। इंट्रोडक्शन अगर सही बैठ गया तो ऐसे विल फ्लो वेरी राइट, इट विल बी वेरी कोहेरेंट। हम कंटेक्स्ट में भी लिखेंगे और सबसे ज़्यादा सोचने का टाइम भी इंट्रोडक्शन में ही लगता है कि अगर शुरुआत अच्छी हो गई, वो है ना कि ऑल इज वेल दैट बिगिंस वेल ऑल्सो। तो मैं उसमें ये करता था कि ऐसे तो सिंपल हम ऐसे में शुरुआत कर सकते हैं, कभी कभार सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कोट कर दिया, इकोनॉमिक सर्वे को कोट कर दिया, लेकिन कभी कभार अगर हमारे को ज़्यादा एफर्ट करना है कि हमारे को रीडर को एंगेज करना है, तो शॉर्ट स्टोरीज या एनेक्डोट्स हम यूज़ कर लें, और वो एनेक्डोट्स ऐसे हों जो वाइडली एक्सेप्टेड भी हों। जैसे कि पॉल साइंस वाले और फिलोसफी के स्टूडेंट्स ये समझेंगे कि मतलब वो बेटर अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को कि काफ़ी सारे फेमस फिलोसफर्स अपनी फिलोसफीज छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझा गए, जैसे कि एलिगोरी ऑफ अ केव हो गई। तो मैं एलिगोरी ऑफ अ केव को यूज़ कर सकता हूँ इंट्रोडक्शन के अंदर किसी ऐसे में कि कुछ लोग एक केव में रह रहे हैं, वो केव एक मेटाफर है ओब्लिवियन का, उनको नहीं पता कि केव के बाहर क्या होता है। एक बंदा उनमें हिम्मत करके ही डेज आउट एंड वेंचर्स आउट एंड comes out of the cave and he witnesses what actual world is, what nature is, what mountains are, etc. Howsoever best you can articulate it. And then he comes back to the cave, and when he tells it to his peers, they do not listen to him and put him to death. तो ये जो ऐसे है, ये जो इंट्रोडक्शन है, ये इंटॉलरेंस का ऐसे हो, चाहे कर्बिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का ऐसे हो, चाहे रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन का हो, विच इज टू इनलाइटन योर माइंड्स, तो उनके अंदर ये बहुत अच्छा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। एक और एग्जाम्पल हो गया कि सोक्रेटिस ने कहा ये भी कि अगर आपको एक शिप को स्टीयर करना है तो आप किसको हाथ में देंगे? आप किसी भी आदमी को हाथ में दे देंगे या फिर एक कैप्टन को हाथ में देंगे? तो आई थिंक मोस्ट वुड एग्री कि आप एक कैप्टन को बोलेंगे कि एक कैप्टन शुड स्टीयर द शिप बिकॉज ही हैज द एबिलिटीज। तो वही सिमिलरली हम डेमोक्रेसी भी किसी के हाथ में नहीं देंगे। यस ग्रांटेड डेमोक्रेसी में सब कुछ सबको इक्वल है, लेकिन आप उसके अंदर स्पेशल एबिलिटी वाले लोग ढूंढेंगे जिनमें स्पेशल अक्यूमेंट हो, जिनमें लीडरशिप हो। तो उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए पार्लियामेंट में, पंचायती राज में, या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, या ऐसे किसी ऐसे में यूज कर सकते हैं। एक और ये थोड़ी मॉरल स्टोरी, ये एथिक के अंदर, एथिक्स में भी यूज हो सकती है कि टू पीपल आर वॉकिंग ऑन अ शोर और वेव्स के अंदर बहुत सारे सी एनिमल्स, सी क्रीचर्स आकर के बीच पर इकट्ठे हो जा रहे हैं और वो मर रहे हैं। तो उनमें से एक बंदा ही स्टार्ट्स पिकिंग अप द क्रीचर्स एंड स्टार्ट्स थ्रोइंग देम बैक इन द वाटर्स। तो जो दूसरा बंदा है ही आस्क्स देम कि देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ देम, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? तो दूसरा बंदा बोलता है कि इट विल मेक अ डिफरेंस टू दिस वन। तो आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे कि दिस इज जस्ट टू एंगेज द रीडर, कि उसको हमसे कनेक्शन ज्यादा अच्छा हो जाए, वरना बहुत ही ब्लाइंड कॉपी मिलेगी तो थोड़ा एवरेजिश सा साउंड हो सकता है। ऐसे के अंदर मतलब मैं यही सजेस्ट करूंगा, बाकी जो दूसरे टॉपर्स सजेस्ट करें वो तो है ही। कमिंग टू जीएस, जीएस के अंदर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ लगती है वो लगती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स की आप अपने जैसे लाइक माइंडेड थिंकिंग के 2-3 लोग ले लीजिए और एक एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन के तौर पे बना लीजिए कि यार हम रात में 9 बजे बैठेंगे, हम आंसर राइटिंग करेंगे और 9 से 10 हम सिर्फ आंसर राइटिंग करेंगे। उससे एडेड एडवांटेजेस ये होता है कि एक तो हम उतने डिसिप्लिन नहीं होते इंडिविजुअल लेवल्स पे, लेकिन एक कलेक्टिव एक फोर्स रहती है तो हमारे को डिसिप्लिन आ जाता है कि हम बैठेंगे उस टाइम पे तो हम बैठेंगे। दूसरा, यूपीएससी इज अ लॉन्ग जर्नी, इट हैज मैनी अप्स एंड डाउन्स। तो कभी किसी का लो आएगा तो किसी का अप आएगा, एवरीबडी नीड्स सपोर्ट। तो जब एक पीयर ग्रुप रहता है तो उसके अंदर हमेशा एक कांस्टेंट सपोर्ट रहता है कि आज मेरे को खराब लग रहा है तो आज आप मेरे को सपोर्ट कर दो। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी हमेशा बनी रहती है कि यार ये आंसर मैं नहीं अच्छा लिख पाया पर ये मेरे दोस्त ने बहुत अच्छा लिख दिया, तो हमारे को कैसे इम्बाइब करना है अपने आंसर्स के अंदर, वो चीज़ अच्छी हो जाती है। मैं आंसर राइटिंग के लिए डेली आंसर राइटिंग करता था। किसी भी आप साइट से उठा सकते हैं, बहुत सारी साइट्स है, चाहे इनसाइट्स हो, चाहे आईएएस बाबा हो, जो भी है।
मैं डेली 5 क्वेश्चंस करता था और मेरे को लगता है कि आई कैन वाउच फॉर दिस कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट हमारा रूम पर होता है, कंटेंट इंप्रूवमेंट हमारा रूम पर होता है, और जब हम टेस्ट सीरीज लिखते हैं तो हम टाइम मैनेजमेंट वाला एस्पेक्ट सीख जाते हैं। तो ज़्यादा अगर कंटेंट और क्वालिटी पर हमारे को इम्प्रूव करना है तो यू शुड स्टार्ट राइटिंग नाउ। जितना आप लिख सकते हो उतना लिखिए। टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, जैसे जैसे कंटेंट डेवलपमेंट होगा तो टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। जीएस के अंदर यूज डायग्राम्स, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने बताया भी होगा। तो जैसे हिस्ट्री अगर आप कर रहे हैं तो आप बनाइए सी ट्रेड कैसे होता था उसके रूट्स दिखा दीजिए, उत्तरापथ दक्षिणापथ दिखा दीजिए, कोई कॉइन्स कहाँ पर मिले हैं उसको मैप पे, इंडिया के मैप पे बना के दिखा दीजिए। अगर आप ज्योग्राफी कर रहे हैं आप बनाइए मॉनसून विंड्स बनाइए, ट्रेड विंड्स बनाइए, ओशन करंट्स बनाइए, साइक्लोन का मैकेनिज्म बताइए, थंडर स्टॉर्म्स का मैकेनिज्म बताइए। जो भी है मैप्स, जितने आंसर्स के अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जीएस के अंदर, हमारे को उतने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करना है और पॉइंट्स मैक्सिमाइजेशन करना है ताकि हमारा आंसर एनालिटिकल भी लगे। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्स याद करके जानिए, जितनी फैक्ट्स याद आ गई उतनी लिख दी, जितना एनालिटिकल बना सकते हैं। अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है हम उसके अंदर 12-13 पॉइंट्स लिख सकते हैं तो मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा रहेगा। सिमिलरली सोसाइटी भी जैसे आप पढ़ रहे हैं वो तो ज़्यादातर डायनेमिक रहती है, तो आप पहले से ही सब उसको कैटेगराइज कर लीजिए, हर चीज़ के पिलर्स बना दीजिए कि सोसाइटी के तो विमेन बना दिया, ट्रांसजेंडर बना दिया, फिजिकली डिसेबल्ड बना दिया, एल्डरली इश्यूज बना दिए, और फिर हर एक के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स याद कर लीजिए। सब कैटेगराइजेशन जीएस के आंसर्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो हमारे को आंसर्स में स्ट्रक्चर मिल जाएगा, प्लस पिलर्स के अंदर 2-2 पॉइंट्स याद करना ईजी है। तो जैसे अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई आंसर लिख रहे हैं तो आप पिलर्स याद ही कर लीजिए कि कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, स्ट्रैटेजी, एनर्जी, और हर एक में फिर 2-2 पॉइंट्स लिखना ईजी है, तो हमारा आंसर भी बड़ा हो जाता है और एक बेटर स्ट्रक्चर आ जाता है। जीएस 2 के अंदर मैं काफ़ी एफर्ट डाला। मेरे 2016 मेंस में जीएस 2 में खाली 66 मार्क्स थे, तो मैं उसके अंदर काफ़ी फोकस किया। इस बार मेरे 113 मार्क्स हैं, जो कि एक्सेप्शनल तो नो डाउट नहीं है, मतलब बट डिसेंट मार्क्स हैं। तो उसके अंदर मैंने इस चीज़ पे फोकस किया कि जीएस 2 में आप जितने फैक्ट्स डाल सकते हैं, जितने आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस डाल सकते हैं, लीगल प्रोविजंस, एआरसी ने क्या रिकमेंड किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट्स दिए हुए हैं, जितना सरकारी या पूंछी जो भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आंसर में, ताकि वो एक ऑब्जेक्टिव आंसर आ जाए, वो सब्जेक्टिव ना लगे। ऐसा ना लगे कि वी आर सेइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि हम फट्टे दे रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। जितना ऑब्जेक्टिव हम आंसर बना सकते हैं उतना ऑब्जेक्टिव बनाना है। जीएस 2 और जीएस 3 की प्रिपरेशन में मुझे लगता है कि ये डिफरेंस है। मतलब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मुझे नहीं पता कि मेरे बाकी साथी लोग क्या कहेंगे इस पे। एक तो एग्जाम के दिन हमारे को टाइम नहीं मिलता, जीएस 2 खत्म होता है और जीएस 3 जस्ट नेक्स्ट डे ही होता है, तो मुझे लगता है कि दोनों को अप्रोच करने के तरीके डिफरेंट है। जीएस 3 इज प्रॉबेबली मोर एनालिटिकल देन व्हाट जीएस 2 इज। जीएस 2 में आप थोड़ा ज़्यादा याद रखते हो, ज़्यादा फैक्ट्स रखते हो, और जीएस 3 में बिल्कुल ओपन माइंड से जाना है कि सब चीज़ें मुझे कनेक्ट करनी है, मैं जितने पॉइंट्स बढ़ा सकता हूँ उतने बढ़ाना है। तो इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जीएस 3 एग्जाम देने से पहले थोड़ा अपना फ्रेम ऑफ माइंड चेंज कर लीजिए। वो कैसे हो सकता है, वो भले आप कुछ एनालिटिकल नोट्स पढ़ लीजिए, एनालिटिकल नोट्स या तो आप बना लीजिए, या फिर मान लीजिए नीति आयोग 3 ईयर एक्शन एजेंडा पढ़ लिया जो कि थोड़ा एनालिटिकल है, तो थोड़ा फ्रेम ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा। हैविंग सेड दिस, ये मेरे को थोड़ा पर्सनल लगा, हो सकता है आई माइट नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इट प्रॉपरली, बट जो मुझे लगा मैं फिर भी कर रहा हूँ। जीएस पेपर 3 में नीति आयोग की मुझे रेलिवेंस, नीति आयोग 3 ईयर एक्शन एजेंडा की रेलिवेंस इसीलिए लगती है कि इसको पढ़ के हम देख सकते हैं कि व्हाट इज द एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट, और जो एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज बाउंड टू कम इन क्वेश्चंस। इस साल है, अगले साल है, उसके अगले साल है। तो हम जब नीति आयोग पढ़ते हैं तो हमारे को पता चल जाता है कि गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का आप डेटा चाहे इकोनॉमिक सर्वे से, चाहे इंटरनेट से, चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज से निकाल के आप कलेक्ट कर लो। गवर्नमेंट इज फोकसिंग से ऑन फिशरी सेक्टर, या फिर गवर्नमेंट का ध्यान आ रहा है प्राइस डेफिशिएंसी मैकेनिज्म पे। तो ये सब चीज़ें हमारे को एक एजेंडा पता चल जाता है, तो हम उसी को कोट करते अगर आंसर्स में तो लगता है कि वेल रेड स्टूडेंट है। अगर हम सीधा सीधा ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को कोट कर पाए, जैसे कि नीति आयोग के अंदर ही लास्ट ईयर लिखा हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज। तो हम इसको उसके बाद खैर ये मंथली मैगजीन्स ने भी अपनी कंपाइलेशन में ले लिया,
बट आप सीधा सीधा अगर इनको कोट कर लेंगे तो मेरे को लगता है इट विल मेक एन इम्पैक्ट। यूजिंग इकोनॉमिक सर्वे डेटा वो सब काफ़ी हेल्पफुल है वो टू मेक योर आंसर्स ऑब्जेक्टिव। GS4 में मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करके तो नहीं जा सकते, पर सेक्शन ए के अंदर आपको ये चीज़ पता होगी कि आपको वैल्यूज़ लिखनी है, वैल्यूज़ लिखना है, वर्च्यूज़ लिखनी है। और सेक्शन ए इज़ मोर अबाउट गिविंग एग्जाम्पल्स। आप जितने एग्जाम्पल्स दे सकते हैं उतना अच्छा है। या रादर मैं ये कहूँगा कि अगर आप सेक्शन ए का कोई भी आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर स्पेस 60 to 70% तो एग्जाम्पल ने ही भरी हो और सिर्फ 20-30% जो रिमेनिंग है उसके अंदर आपकी थ्योरी हो। तो जब आप एग्जाम्पल्स देने के लिए कर ही रहे हैं तो एक एक वैल्यू पकड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने पकड़ ली ह्यूमिलिटी, तो ह्यूमिलिटी के लिए कोई अभी से ही एग्जाम्पल सोच के रख लीजिए। और जब आप एग्जाम्पल सोच रहे हैं तो ट्राई करिए कि बहुत क्लीशेड या फिर बहुत ही वेल नोन ना हो। हर कोई अगर गांधी जी के या फिर अब्दुल कलाम जी के एग्जाम्पल्स देगा तो काफ़ी क्लीशेड सा हो जाता है। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी से आप सोच सकते हैं कुछ अच्छे यूनिक से एग्जाम्पल्स, थोड़े पावरफुल एग्जाम्पल्स, थोड़े वेल नोन एग्जाम्पल्स। तो वो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, आप एक क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको उस टाइम पे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि इसके लिए मुझे क्या करना है। सारी लिस्ट बना लीजिए वैल्यूज़ की, ह्यूमिलिटी, करेज, परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन एक्सेट्रा, और हर एक के लिए एक एक एग्जाम्पल अभी से सोच के चले जाइए। बहुत लोगों ने शायद सजेस्ट किया होगा जस्टिस के माइकल सैंडल के वीडियोस, मैं भी सजेस्ट करूंगा। इसलिए नहीं कि वो कोई करिकुलम का पार्ट नहीं है, बट वो हमारे को थॉट प्रोवोकिंग में मदद करेंगे और थॉट प्रोवोक करेंगे। मतलब एथिक्स इज नॉट अबाउट व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, इट इज चूजिंग बिटवीन टू राइट्स। एक डिस्कोर्स है, एक कन्वर्जेशन है। तो अगर वो हम अपने पेपर पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और वो हम ऐसे रिफ्लेक्ट कर पाएंगे जब हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे या सुनेंगे। और जस्टिस के वीडियोस मेरे को लगता है कि वो इस चीज़ में हमारे को काफ़ी हेल्प करेंगे। दे विल मेक अस टू थिंक अबाउट दोज एस्पेक्ट्स। तो आई वुड मूव ऑन टू माई हिस्ट्री ऑप्शनल नाउ। आई एम प्रीटी श्योर कि आप पहले की भी वर्कशॉप्स देख चुके हैं, बट मैं फिर भी जो उसके अंदर ऐड अपनी तरफ से करना चाहता हूँ वो मैं बताता हूँ। एक तो कई बार जो लोग मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा ये गलती कर लेते हैं इंटरप्रिटेशन की हिस्ट्री में, थोड़ा इसको फैक्चुअल सब्जेक्ट ज़्यादा मान लेता है कि ये इन्फॉर्मेशन का सब्जेक्ट है, कि हमारे को इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी है, भरनी है। बट एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हमारे को ये ध्यान रखना है कि हिस्ट्री इज अबाउट नॉट वॉट हैपेंड, बट वी आर रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री बेस्ड ऑन द एविडेंसेस। तो बहुत ही एनालिटिकल साइंस है, बहुत ही आपको एविडेंसेस के हिसाब से बात करनी है। आप जब कंक्लूड भी कर रहे हैं तो ये नहीं कर रहे हैं कि ऐसा हो गया था, आपको बताना है कि शायद ऐसा हुआ होगा एज फार एज द एविडेंसेस वी हैव फाउंड टिल नाउ, क्योंकि हिस्ट्री इज सब्जेक्ट टू चेंज ऑल्सो। दूसरा एक ये भी थोड़ा मिथ है कि हिस्ट्री में उतने मार्क्स नहीं आते। मेरे 292 मार्क्स है, हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट मैंने सुना है कि इस बार 316 मार्क्स है, विच इज़ वेरी गुड। 292 मेरे मार्क्स भी काफ़ी डिसेंट हैं, काफ़ी लोगों के 280 प्लस मार्क्स हैं। तो हिस्ट्री हैज़ परफॉर्म्ड वेल। तो ये कहना भी गलत होगा कि हिस्ट्री के अंदर मार्क्स नहीं आते। और हिस्ट्री हमारे को जीएस के सब्जेक्ट्स के अंदर भी हेल्प कर देता है, ऐसे के अंदर भी हेल्प कर देता है। तो मतलब इट्स अ गुड चॉइस, अगर कोई है थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हिस्ट्री में तो उसको ये लेना चाहिए। अब एज फार एज द सोर्सेज फॉर हिस्ट्री गो, पेपर 1 के अंदर एंशिएंट के अंदर उपिंदर सिंह इज द बेस्ट सोर्स। आई एम प्रीटी श्योर जो भी लोग अभी गाइड कर रहे हैं हिस्ट्री के लिए वो पेपर 1 के लिए उपिंदर सिंह ही बेस्ट सोर्स बताएंगे। रीजन मीन कि उसने सारे पर्सपेक्टिव्स एक ही बुक के अंदर आ गए, मतलब सारी स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री, चाहे वो सबॉल्टर्न हो, नेशनलिस्ट हो, इंपीरियल हो, मार्क्सिस्ट हो, सारी की सारी उपिंदर सिंह के अंदर हमारे को व्यूज मिल जाते हैं। एक मिडीवल के अंदर एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ हिस्टोरियन, कि रोल ऑफ फरिश्ता एज अ हिस्टोरियन, या फिर बाबर की हिस्ट्री राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जेएल मेहता बुक है, वॉल्यूम 3 चैप्टर 1। मैं रिकमेंड करूंगा कि वो अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए, सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है। जेएल मेहता वॉल्यूम 3 का चैप्टर 1 30-40 पेजेस का चैप्टर है, और इट विल कवर अर्ली मिडीवल एज वेल एज योर लेट मिडीवल। इसके अलावा पेपर 1 के अंदर हमारे को ध्यान रखना है कि हिस्टोरियोग्राफी, रेफरेंसेस और आइडियोलॉजिकल डिबेट्स को हम शुरुआत में ही फोकस कर दे तो बहुत अच्छा है। जैसे कि आइडियोलॉजिकल डिबेट्स, जैसे कि क्या विजयनगर सेगमेंट्री स्टेट है,
तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो हमारे को बर्टनस्टीन वगैरह के नाम लिखने हैं, या फिर जो चोला एम्पायर है क्या वो सेंट्रलाइज्ड है या फिर वो रिचुअल किंगशिप है, हमारे को नीलकंठ शास्त्री जी या इनके हमारे को रेफरेंसेस लेकर के लिखना है। पेपर 1 में इसकी कि आप रेफरेंसेस बहुत सारे दें कि ये जो चीज़ हमारे को मिली है ये इसका सोर्स क्या है, ये कौन से इंस्क्रिप्शन से मिली है, या फिर किसी ये फॉरेन राइटर ने बताया या हमारे को किसने बताया। और आइडियोलॉजिकल डिबेट्स कि क्या फ्यूडलिज्म की एज थी या नहीं थी, कि क्या अर्ली मिडीवल के अंदर कुछ रिवॉल्यूशन आया था, रूरल अर्बन कुछ भी। तो इनको हम डायरेक्ट अगर हिट करेंगे क्वेश्चन के अंदर, चाहे आप इंट्रोडक्शन में ही बता दीजिए और फिर बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन बता दीजिए, तो मेरे को लगता है कि एक बेटर आंसर हो पाएगा और चेकर को पता रहेगा कि इनको पता है कि क्या डिबेट्स हैं, कि हिस्ट्री के अंदर क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो मेरे को लगता है अच्छा रहेगा। थर्ड, एक चीज़ मुझसे काफ़ी लोग पूछें कि क्या शेखर बंदोपाध्याय फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन पढ़नी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी बुक है और काफ़ी काम आएगी। लेकिन जो इस बार अटेम्प्ट कर रहे हैं मेंस, और होपफुली अभी कुछ ही टाइम में रिजल्ट आ ही जाएगा, 1-2 दिन में जब भी आता है, और अगर उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है शेखर बंदोपाध्याय, तो आई वुड एक्सप्रेस माई रिजर्वेशंस अबाउट इट कि थोड़ी बुक बहुत डेंस है, तो आपको पढ़ने में उसको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आप जाकर के उसको पेपर पे रिफ्लेक्ट अच्छे से कर पाएंगे। एटलीस्ट मेरा ये एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपकी कैपेबिलिटी बेटर हो, मैं अपनी लिमिटेड कैपेबिलिटी से मुझे ऐसा लगा कि शेखर बंदोपाध्याय मुझे 2 बार पढ़नी पड़ेगी। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो खैर बहुत ही अच्छा है क्योंकि बुक तो बहुत अच्छी है, पर जो अगर नहीं पढ़े वो फिर ग्रोवर और बिपिन चंद्रा से काम चला सकते हैं। मैप्स के लिए आप जितने टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा है, मैप बहुत स्कोरिंग है, तो चाहे आप सेल्फ स्टडी हिस्ट्री यूज़ करें, चाहे आप स्पेक्ट्रम का एटलस देखें, पर आप जो भी करें आप उसको एक बार गूगल मैप से कोरिलेट जरूर कर लीजिए। तो दैट वुड बी माई एडवाइस एंड आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।